साल 2035। भारत देश और उसके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बीच अब हालात पहले जैसे सामान्य नहीं हैं। पिछले 3 सालों से दोनों देश की सेनाएं आपस में लगातार युद्ध कर रही हैं। दोनों देश एक दूसरे के सामने अपनी शक्तियों का खुलकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते अब तक दोनों तरफ से हजारों लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं। गोला बारूद की तेज आवाजें दोनों देशों की सीमाओं पर दिन रात गूंजने लगी हैं। दोनों देशों में से अब किसी भी तरफ से शांति समझौते की बात नहीं होती, ना ही कोई इस पर बात करना चाहता है। हालांकि थोड़े वक्त पहले तक ऐसा नहीं था। इस लड़ाई की शुरुआत की बात करें तो आतंकी गतिविधियों में हमेशा पीछे से शामिल रहने वाले पाकिस्तान की करतूत आकाए फिरदौस और बिन अकबेल जैसे आतंकी संगठनों के तबाह होने के बाद बेनकाब हो चुकी थी। भारत ने उसके देश में घुसकर कई तरह के सीक्रेट मिशन को अंजाम दिया और दुनिया भर के सामने पाकिस्तान के असली चेहरे को सामने लाकर रख दिया। इसलिए पूरी तरह से शर्मसार हो चुके पाकिस्तान ने फ्रंट लाइन पर आकर युद्ध की आग को हवा दे दी, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। अब दोनों देश की सरकारें आए दिन अपने देश के नौजवानों को सेना में भर्ती कर रही हैं। वहीं अपनी नापाक हरकतों के लिए मशहूर पाकिस्तान सीमाओं के अलावा भीतरी तौर पर भारत देश को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसके लिए वो आए दिन अपने जासूसों को भारत में घुसपैठ करवाता रहता है। पाकिस्तान की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत में आज कई मिलिट्री एकेडमी सक्रिय की जा चुकी हैं, जहां युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और टेक्निक के साथ फौज में भर्ती कराने के लिए तैयार किया जा रहा है। आज देश का हर जवान दुश्मन देश से लड़ना चाहता है। ऐसे ही देहरादून के एक मिलिट्री एकेडमी में, जिसे आज की युवा पीढ़ी NFA के नाम से जानती है, NFA यानी नेशनल फोर्सेस एकेडमी, यहाँ हर 6 महीने में सैनिकों का एक बैच तैयार होता है, जिसको देश की अलग अलग सीमाओं पर भेज दिया जाता है। यहाँ उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। नेशनल फोर्सेस एकेडमी में शाम 7:30 बजे एकेडमी के एक शांत और गहरे अंधेरे से भरे कमरे में आराम कुर्सी पर बैठा एक शख्स टेबल लैंप की रोशनी में फाइल के पन्ने पलट रहा है। उसके सिगार से उठते धुएं से अलग अलग आकृति बन रही है। कमरे में इतनी शांति पसरी हुई है कि उन पन्नों के पलटे जाने की आवाज साफ सुनी जा सकती है। एकेडमी के ग्राउंड में रिक्रूट्स अपने परेड में व्यस्त हैं। ठंडी हवा उनके पसीने को छूकर उन्हें तरोताजा कर रही है। उन सभी के अंदर एक बदले की भावना है। उनमें से ज्यादातर ने किसी अपने को इस जंग में खोया है। तभी बाहर कॉरिडोर में किसी के कदमों के चलने की आवाज कमरे के दरवाजे पर आकर रुकती है। सर, आपने मुझे बुलाया था, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ आओ भाई। विराट अग्निहोत्री, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। विराट अग्निहोत्री, जो NFA में अपनी ट्रेनिंग के आखिरी पड़ाव पर है। बचपन से ही उसने मिलिट्री स्कूल में अपनी पढ़ाई की है। इसके अलावा वह दून मिलिट्री कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कर रहा है। NFA से ट्रेनिंग के बाद उसकी और उसके पूरे रिक्रूट दल की तैनाती वाघा बॉर्डर पंजाब पर होनी है। विराट अपने आप में तेज तर्रार और विवेकशील रिक्रूट है। उसके अंदर देश के लिए कुछ करने का जज्बा है। इसके अलावा विराट कुर्सी पर बैठे उस शख्स के फेवरेट स्टूडेंट्स में एक है। वहीं आराम कुर्सी पर बैठा विजेंद्र सिंह NFA का हेड है, जिसने खास मकसद से विराट को उस कमरे में बुलाया है। विराट का हाल चाल जानने के बाद विजेंद्र सिंह ने कहा, तो विराट, तुमने मेरे मशवरे के बारे में क्या सोचा है? विराट ने झिझकते हुए जवाब दिया,
सर, फिलहाल मैंने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। उसका ये जवाब सुनकर विजेंद्र सिंह का मूड बदल गया। वो थोड़ा कड़क स्वभाव में बोला, विराट, तुमको जल्दी इस बारे में सोचना होगा और इस पर फैसला लेना होगा। देश को तुम्हारी जरूरत है। सर, मैं भी तो वही कहना चाह रहा हूँ। देश को मेरी और मुझे देश के लिए कुछ करने की जरूरत है। विजेंद्र सिंह ने उसे समझाने की कोशिश की। विराट, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये तुम्हारे लिए बेहतर विकल्प होगा और तुमको समझना पड़ेगा द सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल। हमारे हजारों सैनिक जंग में रोज शहीद हो रहे हैं। हमें कुछ नया तरीका अपनाने की जरूरत है। सर, हम जी जान लगाकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार हैं। मैं अपनी आखिरी सांस तक बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा करूंगा। ये वक्त पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के साथ साथ उसको भीतरी तौर पर कमजोर करके उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का है। और उसकी वो हड्डी देश के कई ऐसे गद्दार और पाकिस्तान की स्पाई हैं जो हमारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन, हमारे प्लान्स को देश के उस पार पहुंचा रहे हैं। तुम्हें उसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना है। लेकिन सर, इस काम के लिए मैं ही क्यों? मेरी जगह आप नौदीप को भी वहां भेज सकते हैं। मुझे तो अपने बैच के साथ ट्रेनिंग खत्म होने पर वाघा बॉर्डर पर तैनात होना है। और वैसे भी सर, आप तो जानते ही मेरे पिताजी ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तब मैं सिर्फ 13 साल का था और उनकी चिता की अग्नि के सामने ही मैंने कसम खाई थी कि देश के लिए मर मिटूंगा। और मेरी माँ ने दिन रात मेहनत करके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आपको तो अच्छी तरह से पता है कि अगर माँ की मेहनत और आपका गाइडेंस नहीं होता तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। अब जब वक्त आ गया है कि मैं कुछ करूँ तो मैं पीछे हट जाऊं। मैं तुमसे पीछे हटने को नहीं कह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम देश की आंख और कान बनो। तुम सिस्टम में रहकर सिस्टम के बाहर और देश के अंदर की गंदगी को साफ करो। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम बॉर्डर पर गोली खाने के लिए नहीं बने हो, बल्कि तुम में वो हुनर है जिसकी हमें आज जरूरत है। वैसे भी जो काम पाकिस्तान पहले बाहर से नहीं कर सकता था, आज वही काम वो देश में घुस कर रहा है। इसलिए अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाने का वक्त है। मैं तुम्हें हिंदुस्तान का आने वाला कल बदलने के लिए तैयार करना चाहता हूं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम SID ज्वाइन करो। SID, सीक्रेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जहां देश में हो रही हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। SID में कई हजार सैनिकों में से कुछ का चुनाव किया जाता है। SID के एजेंट्स का काम देश विरोधी हर इंफॉर्मेशन को आगे पास करना होता है। वहां के एजेंट्स देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले हुए हैं, जो गुप्त तरीकों से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। भारत देश की रक्षा के लिए SID कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहती है। विजेंद्र सिंह ने विराट को समझाया। हाँ, SID मतलब सीक्रेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। वहां के हेड मेजर आनंद बख्शी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे पिता किशोर अग्निहोत्री मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मेजर आनंद ने ही एकेडमी से ऐसे रिक्रूट की मांग की थी जो हर परिस्थिति में दिमाग से काम लेना जानते हों। और इसलिए मैं आज तुमको ये जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूं। तुम्हें वहां हर तरह से सहयोग मिलेगा। बदले में तुम्हें अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके हर मिशन को अंजाम देना होगा। विजेंद्र सिंह के इतना कहने के बाद उस कमरे में थोड़ी देर के लिए फिर से शांति हो गई। SID के बारे में विराट ने थोड़ा बहुत सुन रखा था कि वो डिपार्टमेंट कई बार अपने देश के लोगों को भी न्यूट्रलाइज करता है। उनके कुछ मिशंस इतने गंभीर और खतरनाक होते हैं जिनमें कोलैटरल डैमेज के कारण बॉर्डर पर लड़ रहे उसके साथियों की जान भी जा सकती है। यहाँ तक कि SID के बारे में कुछ लोग ये तक बोलते हैं कि अगर देश की गवर्नमेंट कुछ ऐसे फैसले लेती है जो देश के हित के लिए नहीं होते, तो ऐसे में SID
गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होने से भी नहीं डरेगी। विराट ने एक ऐसी भी अफवाह सुनी थी कि पास में जो डिफेंस मिनिस्टर की हत्या सुसाइड बॉम्ब से हुई थी, वो किसी दुश्मन का नहीं बल्कि एसआईडी का काम था। क्योंकि एसआईडी को लगा था कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट देश से कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। यही वो कारण था जिसकी वजह से विराट एसआईडी ज्वाइन करना नहीं चाहता था। हालात चाहे कुछ भी हो, वो अपनों के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। यही सब सोचकर विराट ने जवाब दिया, सर मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे डिपार्टमेंट में काम करने के लिए तैयार हूं जहां मुझे बार बार यही सोचना पड़े कि मैं देश के लिए लड़ रहा हूं या देश से ही लड़ रहा हूं। उनके काम करने के तौर तरीके बहुत अजीबोगरीब हैं। विजेंद्र सिंह अपनी कुर्सी से उठकर कमरे में लगी खिड़की की ओर चला गया और बाहर देखने लगा। थोड़ी देर के लिए कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। विजेंद्र ने गहरी सांस लेने के बाद कहा, सुनो विराट, याद है तुम्हें कि मैंने तुम्हें स्कूल पास करते ही एकेडमी क्यों नहीं ज्वाइन करने दी थी और तुमको 1 साल के लिए हिमालय में उस दूसरे स्कूल में क्यों भेजा था? क्योंकि तुम हमेशा से ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रहे हो और मुझे कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि आगे चलकर तुम एसआईडी का हिस्सा बन सकोगे। इसलिए मैंने तुम्हें वहां कराटे और योगा जैसे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा था, ताकि तुम अपने दिमाग के साथ साथ अपने शरीर को भी देश के लिए लड़ने को तैयार कर सको। अब आगे देखना होगा कि क्या विराट अग्निहोत्री एसआईडी ज्वाइन करेगा या वो विजेंद्र सिंह के इस ऑफर को रिजेक्ट करके सीमा पर तैनात होगा।